अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के अस्पताल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के शो में अजीजी आपको मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करता है और अजीजी आपको ये भी बता देना चाहता है आज हमें 5 मिनट लेट आने से हमारी पहले ही जंग हो चुकी है, इसलिए अगर शो के दौरान कोई गर्मी सर्दी हो तो माइंड ना कीजिएगा, चूंकि अब दुश्मनी पड़ चुकी है इस शो में। और वैसे आपको क्यों टेंशन दूं, आपको तो खुश करने के लिए हम यहाँ बैठते हैं। आज की खुशी वाली बात आपको सुना दूं। एक खतून अपने खामद को कहती है, जानू आपको मेरी खूबसूरती अच्छी लगती है या अक्लमंदी? खामद आगे से कहता है, बस तुम्हारी ये मजाक की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। अजीज साहब, हर बार आप भाभी को नाराज करने वाले लतीफे की सुनाते हैं। सॉरी, चलो पहले बीवी ने खामद से कहा था। खामद एक बीवी से कहता है कि जानू मेरी ये फटाफट जूती पॉलिश कर दो, पिंड में गधेयों की दौड़ है तो मैंने उधर जाना है। बीवी आगे से कहती है, फिर जूती किस लिए पॉलिश करा रहे हो, जॉगर पा के जाओ, दौड़ोगे कैसे? इस तरह के लतीफे क्यों नहीं आप सुनाते? और इस तरह के लतीफों से मेरा एंकर माइंड करता है, कहता है इस तरह के लतीफे सुना के असल में तुम मुझ पे तंज कर रहे होते। अच्छा अजीजा, पहली खबर सुन ले जल्दी से। हुकूमत ने सख्त फैसला ना किया तो हम जूते भी खाएंगे और प्याज भी। जनरल रिटायर्ड असलम बेग। थैंक यू वेरी मच बेग साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उनके कहने का मतलब ये है कि सख्त फैसले ना करना, फिर जूतियां भी खाएंगे और प्याज भी, चूंकि प्याज बड़ा महंगा हुआ है इसलिए प्याज खाने के लिए अब सख्त फैसले नहीं करने चाहिए, ये कह रहे हैं वो। और जूतियां भी अगर इम्पोर्टेड हो तो वो भी महंगी ही होती हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़ा फायदा है अगर हम सख्त फैसले ना करें तो दोनों महंगी चीजें हमें मिलेंगी। कौन सी दानिश्वरी के नुक्ते बयान कर रहे हो तुम? यार क्या बात कर रहे हो, बहुत महंगा हो चुका है प्याज यार, तुम्हें क्या पता है जो हमें मुफ्त मिल रहा है नहीं सिर्फ फैसले ना करके। इंडिया वालों से पूछो, बेचारे प्याज हासिल करने के लिए खून की बोतलें देते हैं। खबर भी आई थी जिस पे मैंने अपना पॉलिटिकल एनालिसिस भी दिया था। पॉलिटिकल नहीं था वो, प्याजोलिटिकल था। अगली खबर पढ़ो, ये लोग तो मुझे ये लेते हैं, ये मीडिया वाले। अच्छा जी, जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि इमरान खान नेटो सप्लाई रोके, डंडा लेकर सबसे आगे मैं ही होऊंगा। बहुत अच्छे दस्ती साहब, वाजी वाह। अपने इलाके में लड़ने जाते हैं तो कलाशनकोफ लेके जाते हैं और नेटो सप्लाई के साथ लड़ना है, अमेरिका से मत्था लगाना है तो डंडा लेके उधर जा रहे हैं। इमरान खान कोई यलबल भाई नहीं है जो आपके इस हलाशेरी में आ जाएगा वो। हजूर उधर डंडा लेके किस लिए पहुंच रहे हैं? उधर नेटो के ट्रक रोकने हैं या ट्रकों के ड्राइवरों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुनने हैं? होते नहीं थे अंग्रेजी मास्टर आके सुनते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिस दिन मास्टर साहब की घर में लड़ाई होती थी ना बीवी से, उस दिन आते ही कहते थे कट लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज नहीं जे मैं छड़ना तुहानू, आज बा मैं तुहाडे नाल डायरेक्ट होण लगा, कट लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना दियो मैनू, या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुना दियो। आज नहीं मैनू कुछ सही बड़ा यार, मैं नहीं छड़ना बस बा मैं यार मैं छड़ना ही नहीं, मैं आप ही सारे पैसिव हो जाओ तो मैं एक्टिव होने लगा जी, बस हो जाओ पैसिव सारे और नहीं छड़ना मैं नहीं छड़ना। वही हिसाब कर रहे हैं दस्ती साहब, मैं उधर डंडा लेके जा रहा हूँ जनाब नेटो के ट्रक रोकने के लिए। वाह 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 दस्ती साहब, खूब मदारीगर आदमी है आप भी। आईजी पंजाब ने सूबे के तमाम पुलिस अफसरान को बिजली के ट्रांसफार्मर और तारों की चोरी रोकने के लिए मौसर इकदामात की हिदायत कर दी। हायो मैं मर गया जुनैद साहब तक की दसी ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਰਡਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਡਾਂਗੂ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਡੇਂਗੀ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਜੇ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਜੇ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੰਗਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਫੜਨਾ? वो आपने तो
ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਲਥ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਗੀ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਹੀ ਡੇਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਨਾ ਡੇਂਗੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈ ਪੁਲਿਸ, ਫੜ ਵੀ ਲਈਏ ਅਗਰ ਡੇਂਗੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਣ ਜੋਗੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਫੜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਓ ਪਿਓ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡ ਬਣਾਓ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਐਡਾ ਕੋ ਡੇਂਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਫੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪੜੇ ਦੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਬੈਠੀ, ਗੱਲ ਆਪ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਬੈਠੀ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਬੈਠੀ, ਗੱਲ ਆਪ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਬੈਠੀ। ਚਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਬੈਠੀ, ਗੱਲ ਆਪ ਸਿਆਪਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। अमरीकी साइंसदानों ने इंसानी दिमाग पढ़ने वाला कंप्यूटर तैयार कर लिया। साइकिक नामी ये कंप्यूटर दिमाग में मौजूद ख्यालात को पढ़कर तस्वीरी शक्ल में पेश करेगा। अच्छा भाई, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा ही तर जाए अमरीकी साइंसदानों, कौन सन के फफे कुटने ही इजाद कर रहे हैं ये लोग। देखो कंप्यूटर इजाद कर लिया है, जो दिमाग में होगा वो तस्वीर की शक्ल में पेश कर दिया जाए। है ना घरों में लड़ाइयां कराने वाली बातें। अक्सर बेगमें तैयार होकर बेचारी खामदों से पूछ लेती हैं कि जानू मैं कैसी लग रही हूँ, और बंदे को कहना पड़ता है यार, कहना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं, कहना पड़ता है, सबको कहना पड़ता है कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। कामद कह रहा हो कि बड़ी प्यारी लग रही है और कंप्यूटर फोटो दिखा रहा हो करनानी चुड़ैल की। हद हो गई है, ये तो लड़ाइयां कराने वाली बातें हैं। तो बचत का एक तरीका ये है ना कि शौहर कह दे कि तो मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। लो, यानी कि ये सही लड़ाई कराना चाह रहे, किसी और के बारे में सोच रहा था। हाय 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 हाय, वड्डी हड्डी वाली जूती उस वक्त उसने पहनी होगी या है तैयार जो हुई है, उतार के उसने दिमाग के सारे किल कस देने। हद हो गई है, ये तो कंप्यूटर घरों में दरानी जिठानी का पार्ट अदा करेगा, लड़ाइयां कराएगा मियां बीवी। ये तो गलत याद हो गई हुई है, कोई और चीज बताओ मुझे। अगली खबर सुन लें। लंदन में एक तहकीक के मुताबिक कुत्ते खुशी में दाईं जानिब और परेशानी के आलम में बाईं जानिब दुम हिलाते हैं। अब सुनाओ, मैं सही नहीं कह रहा, ये अंग्रेज की तहकीक तो देखो। कौन सा वो बेला साइंसदान है जो बेचारा कई साल बैठ के कुत्ते की पूंछड़ी देखता रहा। बंदा अपने बाल बच्चे को देखता है यार, कुत्ते की पूंछड़ देखते फिर रहे। हाय हाय हाय, और हर तहकीक पुट्ठी। पहले कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि जी कुत्ते की पूंछड़ जो है वो 100 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब नवी तहकीक उन्होंने कर दी है, पहली तहकीक की गलत थी, वही नहीं थी ठीक, मैं तो उसे भी नहीं मानता। अच्छा, वो कौन सा कुत्ता है जो 100 साल तक जिंदा रहता है? सही बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं 100 साल तक टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? कुत्ते की तो टोटल उम्र ही 12-14 साल होती है। और ऐसा कुत्ता मैंने कोई देखा नहीं जो मरने से पहले पूंछल उतार के साइंसदान को कहे कि लो भाई जी ये तहकीक कर ले, अगर अल्लाह ना करे आपसे कोई अभी नबी हो जाए तो फिर मेरे बच्चों को पूंछल दे दीजिएगा, वो आगे किसी और साइंसदान को दे दे। सज्जे पासे पूंछल लाए तो वो खुश होता है, खबे पासे पूंछल लाए तो वो गमगीन होता है। यही तहकीक है। हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह, कुत्ते ने किस बात से खुश होना जी? बंदा पूछे किस बात को कुत्ते की खुशियां चढ़ी हुई हैं, उसको कौन सा डॉक्टर ने अंदर से आके कहना कि मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया। और वो सज्जे पासे पूछल लानी शुरू कर दे। या गमगीन उसने किस लिए होना है? उसकी कौन सी बेचारे की डिग्री जाली निकल आई है, डिस्क्वालीफाई हो गए जी, इसलिए खब्बे पासे पूछल ला रहे। हमें अपने तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं। असल में होता ये है कि कुत्ते जो है ना ये आगे पीछे लाइन बना के तो गलियों में दौड़ते हैं। सही। साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये एक दूसरे की पूंछल को फॉलो कर रहे होते हैं। हाले ऐसी बात नहीं होती, वो सिर्फ रश होता है चूंकि सड़कों पे गलियों पे, इसलिए ट्रैफिक के नजमो जब्त को फॉलो करते हुए लाइन में दौड़ रहे होते। अच्छा, हाँ हाँ, मेरी बात हुई है एक दो कुत्तों से, यार ये हंसना शुरू कर देती है, ये मुझे बिल्कुल इजी लेते हो तुम लोग। ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हेलो, तुम तो सिर्फ ये लेती हो, वो साथ वक्फा भी लेता है।
جنید شروع سے ساری زندگی ہو گئی ہے دیکھتے ہوئے شہروں میں کوئی نہ کوئی ہر دور میں کوئی ایک بدماش بڑا مشہور ہوا ہے. اس کے بعد پھر روزانہ اس بدماش کی وارداتیں بھی سننے کو ملا کرتی تھی کہ پتہ لگا جی بھائی جی اس نے رات کو فلانے بندے کو مار دیا, پتہ لگا جی بھائی جی اس نے فلانے بندے کو زخمی کر دیا. روز کوئی نہ کوئی خبر بھی آتی تھی اس شہر کے بدماش کی, اور ہر شہر میں ایک بدماش ہوتا تھا. آج کل میرا خیال ہے 3-4 سال سے ایک کوئی بدماش شہر میں پھر رہا ہے, ڈینگی مچھر جو ہے. اس نامرادگی سویرے خبریں پڑھنے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی جی اتنے بندے اس نے مار دیے, اتنے بندے بیمار کر دیے, اتنے بندے ہسپتال پہنچ گئے ہیں. یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. اللہ حکومت فل ٹیل لگا رہی ہے. 2-3 سال پہلے اگر تمہیں یاد ہو تو ہم اس خوش گمانی میں مبتلا ہونے لگے تھے کہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا, اور شاید یہ اب اتنی شدت کے ساتھ واپس نہیں آئے گا. نہیں آیا بھی نہیں, اتنی شدت سے نہیں آیا جتنا پہلے سال آیا. پہلے سال تو ایک خوف بھی بہت زیادہ تھا نا, اب تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہے. اس کے بعد کراچی پہ حملہ آور ہوا تھا, اور اس دفعہ اس حوالے سے یہ زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے کہ کم و بیش تینوں صوبوں میں ہے. خیبر, ہاں 3-4 دن پہلے تک خیبر پختونخوا میں کہا جا رہا تھا کہ پنجاب سے زیادہ ہے, لیکن ان پچھلے 4 دنوں کے دوران پنجاب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو پیچھے چھوڑ گیا, جہاں پر میرا خیال ہے 1200 مریضوں میں اس وقت تک جو ہے وہ ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے, اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کم و بیش 800-900 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے. سندھ میں 300-350 لوگوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے. اس لیے یہ ایک عجیب و غریب سی صورت اختیار کر گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی خوف ہے نا وہ انسان کو مار دیتا ہے. ڈینگی کا نام آتے ہی بس یوں لگتا ہے کہ بس بات ختم ہو گئی. نہیں تو دوسرے ممالک کی خبریں بھی پڑھنے کو ملی تھی کہ فلاں جگہ بھی آیا تھا, انہوں نے اس طرح کنٹرول کر لیا, فلاں جگہ بھی آیا تھا انہوں نے اس طرح مار لیا. بالکل ہے. اس سے کوئی سبق حاصل کریں؟ نہیں سبق نہیں, کئی ملک ہم سے سبق حاصل کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن پوری دنیا اس کی لپیٹ میں. کم و بیش اس وقت بھی دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں ڈینگی حملہ آور ہو چکا ہے اس وقت. اچھا. ہاں, اور ہر سال تقریباً 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈینگی سے متاثر ہوتے ہیں, اور 7 لاکھ لوگ ڈینگی سے مر جاتے ہیں. 7 لاکھ. اور اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جب کوئی ویکسین آئے گی تو جو بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اربوں ڈالر بھی کمائیں گی, اس طرح بھی لگا پیسے کمائیں گی, اور غریب بندہ پھر پیسے سے مرے گا. میرا خیال ہے کہ اگر فہرست مرتب کی جائے تو برازیل اس وقت سب سے زیادہ ڈینگی سے متاثر نظر آتا ہے, جہاں پہ کم و بیش 2 لاکھ سے زیادہ مریض جو ہیں وہ ڈینگی سے متاثر ہوئے. اور برازیل میں ایک سال ایسا بھی آیا تھا جو ورسٹ تھا پوری دنیا میں ڈینگی کے حوالے سے, 2002 یا 2003, جب 10 لاکھ برازیلی جو تھے وہ ڈینگی کے کاٹنے سے بیمار ہو گئے. ان کے فٹ بالر بڑا تیز دوڑتے ہیں, آج پتہ چلا ہے ڈینگی سے ڈر کے دوڑ رہے ہیں. اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس وقت ہمیں پوری دنیا کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ دنیا بھر میں 2.5 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ڈینگی سے. یا اللہ خیر کری. تو نہیں اس کا حل کیا ہے اب ہمارے ملک میں؟ کو پکا بندوبست نہیں اس کا ہو سکتا؟ پکا بندوبست تم بتاؤ, تم اتنے بڑے دانشور ہو. میرے دانش کے مطابق تو ترلا ہی ہے بس. کس کا؟ ڈینگی کا؟ ہاں ڈینگی کا وہ میں کر دیتا ہوں اگر آپ مجھے حکم کریں تو. جی. تو ہو جا کنٹرول وے نہ جند ساڈی رول وے ڈینگی آزری لیا وے اسی تیرا کی لیا نہ بوا سکاں کھول وے نہ جند ساڈی رول وے تیرے نکے نکے پیر وے ستایا سارا شہر وے کیوں کڈ لئی پستول وے نہ جند ساڈی رول وے ہے تیرے لئی مخول وے نہ جند ساڈی رول وے. یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ ڈینگی کے لیے یہ مخول ہے؟ مخول یا میں نامران خون پیتا ہے یار, اس نے زندہ نہیں رہنا. وہی یار وہاں دکان سے خرید لیا کرے, ہم سے پیسے نقد لے جائے یار, خون پینا ہے اس نے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھو جو مسئلے کا بنیادی حل ہے وہ تمام بڑے شہروں میں اس وقت حکومت نے بڑے سائن بورڈز کی صورت میں یہ جو بینرز لگا کے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے میڈیا کے ذریعے
وہ بتانے کی کوشش کی ہے. حل وہی ہے کہ جتنی بھی احتیاط کی جائے کام میں. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈینگی سے احتیاط نہ کرنا بھی ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا. مذاق اگر کوئی ڈینگی سے ڈرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں ڈینگی سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہوں, لوشن لگا رہا ہوں, یا اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پانی تو نہیں کھڑا, تو کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا ہے کہ یار اس ڈرنے والی کیا بات ہے. یار ڈرنے والی بات ہے بھائی, اللہ معافی دے, بڑی سخت ڈرنے والی بات ہے. اور بات تمہاری ٹھیک ہے, صرف احتیاط ہی ہے جو اس سے بچا جا سکتا ہے. سارے ڈاکٹر صاحبان, میری اپنی بات ہوئی ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر حاجی سرور صاحب, انہوں نے بھی مجھے کہا جی میاں صرف احتیاط. اور احتیاط اس کی یہی ہے کہ اپنے فل بازیوں والی قمیضیں پہنے, فل بازیوں اپنے پونچوں تک کو مفوئی رکھیں, جرابے پہنے ضرور, جو گھر میں پانی اور چونکہ کنٹرول یہ اس لیے ہو سکتا ہے, احتیاط اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے. اور صاف پانی جو کھڑا رہتا ہے ایک جگہ پہ, گملوں میں یا فریج کے نیچے یا ٹیروں میں بارش کا پانی کھلو جاتا ہے, جہاں جہاں بھی صاف پانی کہیں بھی گھر میں کھڑا ہے اس کو ختم کرو. ہم غریب ملکوں کی قسمت بھی دیکھو کہ جب ہمیں صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے پینے کے لیے تو صاف پانی ملتا نہیں ہے. مچھروں کو صاف پانی مل جاتا ہے. یار اتنا بھی صاف نہیں ہوتا یہ جو کھانے, وہ کہنے کا مطلب یہ گٹروں شٹروں کے گندے پانی میں یہ نہیں ہوتا. باقی جو پانی جہاں پر بھی کھڑا پانی ہوتا ہے وہاں پر اس کے لیے آئیڈیل ہے, اس کی افزائش کے لیے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار جتنا مرضی ہم کنٹرول کر رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑی یہ اس کا کنٹرول سلوشن ہے کہ پانی گھر میں جہاں پہ کھڑا ہے, لیکن آپ نے گھر سے باہر بہت زیادہ جانا ہوتا ہے, بچوں نے, بڑوں نے, گھروں کے باہر, اور پھر یعنی آپ کے ہمسائیگی میں کئی جگہ پہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ایفیکٹو سلوشن یہ ہے جو عام طور پر میرا خیال ہے کہ اس ملک میں خاص طور پر جن شہروں پر حملہ آور ہوا ہے ڈینگی, وہاں پر بھی 20-25% سے زیادہ لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ جو مچھر بھگاؤ لوشن ہے یار یہ کیوں نہیں استعمال کرتے. اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہے, اگر معمولی سی اسمیل آتی بھی ہے تو دن میں 2 دفعہ, اور یہ گھر میں ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یا گھر میں موجود جو مرد ہیں ان کو کوئی ایک بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ میں نے گھر کے جتنے بندے ہیں ان کو 2 دفعہ ضرور میں نے جو یہ ریپیلنٹ ہے یہ لگانا ہے. اور اس سے میرا خیال سب سے زیادہ جو ایفیکٹو سلوشن ہے وہ یہی ریپیلنٹ ہے. ہاں یہ بہت اچھی تم نے بات کی ہے. اور جو خواتین جو ہیں گھر میں ہماری مائیں بہنیں اور جو بچوں کی مائیں ہیں, ان کو چاہیے کہ بچوں کو ضرور سلوشن لگائیں, اور اگر کوئی بھول جائے تو سلوشن نہ لگائیں, ویسے لوشن لگائیں. میرا خیال ہے سلوشن ہی ہوتا ہے یار, لوشن کہہ دو یار, تم اتنے انگریز. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خامدوں کو بھی چاہیے کہ بیگمات کو یاد کرائیں کہ سلوشن لگاؤ بچوں کو, اور جو خامد نہیں کہہ سکتے بیویوں کو منہ پہ, وہ ٹی وی پہ کہہ دیں کہ لگایا کرو اللہ کا واسطہ سلوشن. اچھا سر, کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے, علامتیں پائی جاتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ دیسی ٹوٹکے کریں, ان کو چاہیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں بغیر 1 منٹ ضائع کیے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, حسب ڈاک کی پہلی میل جو ہے ہمیں لاہور سے نعمان اظہر ڈار نے لکھی ہے. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام ڈار صاحب. عزیزی انکل, جب آپ نے ہمیں حسب حال میں ہنسانا شروع کیا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور لوڈ شیڈنگ, مہنگائی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اب آپ نے اس حکومت میں مزید ہنسانے کے لیے ایک لطیفہ بھی شروع کر دیا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جے او دن نہیں رہے تو جاندے اے بھی نہیں. ہائے 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 ہائے, فکر نہ کرو انشاءاللہ جناب, دن تو یہ چلے ہی جائیں گے, مشکل جو گزر رہے ہیں, آسان دن آئیں گے ہی آئیں گے, مگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی تباہ تفننہ کیا ہوتا ہے, تفنن تباہ کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں حیورے والا. وہ بھی سارا کچھ آپ کے لیے, دھار لطیفے بھی آپ کے لیے ہی ہوتے ہیں, اور یہ ہنسی مذاق جگت پانی بھی آپ کے لیے ہی ہوتا ہے. اور اس میں اضافہ اس لیے کر رہے ہیں حیور کہ آپ کو مزید خوشیاں دے سکیں, ورنہ میرا جو اینکر ہے اس نے ایم جرنلزم کیا ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے جگت کرنے کی. بہرحال ڈار صاحب, یہ سارا جو ہنسی مذاق ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے. وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ میری جگتیں تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے دکھیلے جوان,
दुखी हुई हुई है आवाम, उनको इंसाना जरूरी होता है। सही। उकाड़ा से उमर शाहिद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जनाब, उकाड़े से लिख रहे हैं जी। तो उठ के खड़ा हो जाऊं? नहीं, मेरा मतलब है मुबारक हो, उकाड़े के लोगों को भी खत लिखना आ गया है। हाय हाय हाय, वरना वोट पे मोहर लगानी नहीं थी आती बेचारों को। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्तरद वोट अखाड़े के होते थे। अच्छा जी जनाब, कई दफा तो सही मोहर लगा के तो उसको सर पे चस लेते थे, जरा तेल लग जाए ऊपर ठीक हो जाए, को उतार ना सके। अच्छा जी, लिख क्या रहे हैं भी सुन लें। अजीजी अंकल, आपके उकाड़े के बारे में राय बिल्कुल ठीक है। अब उकाड़े में लोग हाय 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 हाय, अब उकाड़े में लोग बालों में तेल नहीं लगाते बल्कि जेल लगाते हैं। ये और बात है कि वो इतनी जेल लगा लेते हैं कि वो भी तेल ही लगती है। हाय हाय हाय, ये उकाड़े कूड़े का कोई नहीं है बंदा। वाह वाह वाह, ये जाली कातिल ने गुजरांवाला क्या से लिखा है। एनालिसिस किया है, क्या एनालिसिस किया है अखाड़े का। सरसों की जेल, सरसों की जेल लगा लेते हैं और जेल की मालिश भी कराते हैं। अल्लाह, जेल की मालिश नहीं होती। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ इसकी दुश्मनी में कह देता हूँ इस तरह की बातें, वरना उकाड़े में बड़े बड़े पढ़े लिखे और नामवर लोग पैदा हुए हैं। जदीद गजल के शायर जफर इकबाल साहब भी अखाड़े के हैं। हाँ जी, और हिंदुस्तान के अलावा कई बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में उन पर मकाले लिखे गए। वाह जी वाह, अल्लाह पाक खैर करे, तेनू मैं कलियां लिबड़ांगा देख। अच्छा जी, जेलम से मलिक असजद इकबाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम असजद साहेब। अजीज साहब, जिस तरह आपके मोहल्ले में रहने वाले हर शख्स का एक मखसूस नाम है, जैसे नईमा कैंची, आड़ू ग्रेनेड, तुफैल थैला, ऐसे ही अगर जुनैद साहब भी आपके मोहल्लेदार होते तो इनका क्या नाम होता? जुनैदा ढोलकी। एकदम ही मेरे हीर में आया। मैंने नाम वही रखना होता है जो एकदम मेरे मुंह से निकल जाए। ये सारी मेल्स आज मेरे खिलाफ ही इकट्ठी की हुई। जब मेरे खिलाफ होती हैं तो उस वक्त मैं बोलता हूँ, अब सुनो, सही कह रही है वो जो भी कह रही है, सुनाओ सुनाओ। पक्का मैं सही कह रही हूँ? हाँ अच्छा बिल्कुल जी, ठीक है, जो किसी ने भेजना है हमने वही वही सुनाना शामिल है। करना, बिल्कुल। अच्छा जी, लंदन से वकार ज़िया लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम जी वकार साहब। अजीज साहब, मैं आजकल पुराने हस्बे हाल के शोज देख रहा हूँ। Good. उनमें आप जुनैद साहब और नाजिया से पकौड़ों और बिस्किट्स की बहुत फरमाइश किया करते थे, जबकि अब कभी आपके मुंह से ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी। क्या ये मसला हल हो गया है या फिर आपको बहुत सब्र आ गया अब है? पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, नगेट्स की बात करता है ना। बड़े 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 बड़े, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो पकौड़ों समोसों के बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकता। इन लोगों ने तो मेरी बात माननी छोड़ दी थी, फिर मैंने ये मसला हाई लेवल पे उठाया था, उन्होंने मुझे आगे से सीधा ही कह दिया शो अल्लाह वास्ते करना है, अपने पल्ले से पकौड़े पकौड़े खा लिया करो दिल करे तो असल मसला ये है जनाब कि मैं अब एक माड़ा आदमी हूँ, मैं अपने जेब से तो अपना कश्मीरी पुना रजा नहीं सकता, क्योंकि एक कश्मीरी जितनी खुराक खाता है ना जी, अगर उसका पान करा लें तो उससे 15 बच्चे पाल सकते हैं। तो फिर यह मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पालना होता है, तो फिर ठीक है, अब नहीं तो ना सही। अब चाय शाह पे गुजारा हो रहा होता है, हमें ये पिज़्ज़ा इधर नगट्स ये वो कह रहा है, कोई नहीं खिला। काश हमारा कैमरा सोफे के पीछे जा सकता। सोफे के पीछे एक छल्ली का तुका पड़ा हुआ, जाने दो यार, वो भी मुझे रास्ते में एक फैन ने दी थी, आधी उसने खुद खाई हुई थी और आधी आपको दे आधी उसने मुझे दे दी। वो भी मैंने जब खाई है तो मुझे पता चला कि उसमें नमक ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए उसने मुझे दे दी। अच्छा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाबे अली, एक गुफ्तगू मैं ये करनी चाह रहा हूँ जो सुबह से हर चैनल के ऊपर हो रही है कि आज गुलकारा रेशमा साहिबा का इंतकाल हो गया है। डिस्कस बहुत हुआ है, जाहिर है वो इतनी ही बड़ी फनकारा थी, इससे ज्यादा उनकी पजीराई होनी चाहिए, उनके जाने पे भी उनको दाद इतनी ही मिलनी चाहिए थी। और हर चीज भी हर चैनल ने उनकी डिस्कस किया, उनके फन के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से। मेरे ज़हन में जो बात आ रही है ना करने वाली, वो ये है कि मेरी अपनी जिंदगी में
इससे अच्छी मेरे सामने कोई और मिसाल नहीं है। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ। हो आप देखो ना कि एक खातून है, एक बल्कि लड़की कहो, उस वक्त यंग एज थी उनकी, वो दरबारों पे इधर उधर कब्रिस्तानों में जाके ये गडवी के ऊपर गाया करती थी। उधर लोग आते थे जो सलाम करने वाले दरबारों पे, वो चंदा भी डाल देते हैं दरबार में, और इस तरह जो गाने वाले लोग होते हैं उनको भी कुछ पैसे सवाब समझ के तो देख तो निकल जाते हैं। वहां पे एक गाने वाली लड़की जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी है ना जी, अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शनी है, बहाने उसने खुद बनाने होते हैं। दरबार पे गा रही है एक लड़की, और एक रेडियो का प्रोड्यूसर जो है वो वहां पे गए हैं, देखो ना उस वक्त गिलानी, हाँ, और वो रेडियो के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी साहब वहां पे गए हैं, और उन्होंने एक लड़की को वहां पे गाते हुए सुना है। बिल्कुल। और वो लड़की, अगर आप देखें कि इस तरह की आवाज अगर आम किसी खातून की आप सुने तो आप कहेंगे कि यार ये खातून की तरह बोल रही है। उस आवाज में अल्लाह पाक ने इस कदर अट्रैक्शन डाल दी है कि यहां तक फिर हुआ है कि ये खातून रेडियो पे चली गई और एक स्टार बन गई, और ऐसी स्टार बनी कि इंदिरा गांधी ने जो इंडिया की वजीर आजम थी, आपको ये पता है कि उन्होंने इनको सिर्फ गाना सुनने के लिए इंडिया बुलाया था। इंडिया जहां पे खुद गायकी जो है उनकी इबादत है, और बेशुमार बहुत बड़े बड़े सिंगर उनके हुए हैं, उन्होंने इनकी आवाज की इनफरादियत जो थी और गुलकारी का जो कमाल था उससे ऐसी मुतासर हुई कि बुला के उधर इनका गाना सुना। और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो कहां कहां हो जाती है और कैसे कैसे हो जाती है, इसका इंसान को अंदाजा हो ही नहीं सकता, इंसान सोच ही नहीं सकता। और ये तो आपने देख ही लिया चैनलों पे कि राजस्थान के इलाके की थी ये खातून रेशमा साहिबा, इसलिए उनको बुलबुले सहरा भी कहा गया। और राजस्थान का ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि एक बहुत बड़ा अजीम नाम जो और है वो मेहदी हसन साहब है। ये दोनों अजीम फनकार जो हैं ये राजस्थान के थे। कहा जाता है कि राजस्थान की हवाओं में भी मौसीकियत है, वो हवाएं भी गुनगुनाती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मगर तुम ये देखो ना कि वहां के ये दोनों फनकार इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक, गरीब लोग बेचारे, और दोनों ने आके यहाँ पे मेहनत मुशक्कत शुरू की, रोटी पानी के चक्कर में पड़े, और फिर इस कदर बड़े फनकार हुए कि पूरे हिंदो पाक में इनका नाम हुआ। ये रेशमा साहिबा के गाने जो हैं वो इंडियन फिल्मों में चले हैं, और उन्होंने फिर बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। पूरा इंडिया, मेरा ख्याल है इस तरह किसी पाकिस्तानी फनकार को नहीं उन्होंने जाना और प्यार किया जैसा रेशमा साहिबा को उन्होंने किया है। मुझे इंडिया के कई फनकारों ने बताया जी कि रेशमा ऐसी फनकारा हुई हैं जो हमारे हर गांव तक पहुंची है, जिनकी आवाज, उनकी कैसेट हमारे दूर दूर के जो पिंड है ना वहां पे भी सुनी गई। ऐसी फनकारा हुई है रेशमा साहिबा। और तुफैल नियाजी साहब, अच्छा, ओ हो तुफैल नियाजी साहब को भी वहां इस कदर मोहब्बत मिली है, लोगों ने इतना एहतराम किया इन दोनों का कि बाकायदा मतलब हर जगह पे पहुंचे हैं, ये हर जगह पे पहुंचे हैं इंडिया के कोने कोने में। और इनकी कदर मंजिलत जो है ना जी, मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में इस कदर बहुत ज्यादा इसलिए है कि ये इतनी मोहब्बत पाने के बावजूद इन्होंने अपनी मट्टी नहीं छोड़ी, अपना मुल्क नहीं छोड़ा, अपनी आवाम नहीं छोड़ी। इनको इसलिए बेपनाह इज्जत देनी चाहिए और इनसे मोहब्बत करनी चाहिए कि वेल डन, हम भी आपको इतना ही प्यार करते हैं जितना आपने अपनी जिंदगी में हमें किया है। ये प्यार है ना जी कि आप लोग एक जगह ऐसी पे हिट हो जाएं जहां पे यहाँ पे सैकड़ों में काम कर रहे हैं, वहां करोड़ों आपको मिलना चाह रहे हैं, करोड़ों आपको देना चाह रहे हैं, मगर आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने मुल्क में रहना है, मैं फनकार हूं, बिल्कुल मुझे सुने और मैं आपको सुनाऊंगा, मगर मुल्क मेरा वही है, प्यार मेरा वही है, मेरी मट्टी वही है, जाना मैंने उधर ही और मैं उसी की वजह से आके यहाँ गा रहा हूं। ये एहसास दिलाना जो है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी यहाँ के रहने वाले शहरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। कमाल बड़े फनकार और कमाल अजीम पाकिस्तानी हुए हैं। बेशक बहुत अजीम फनकारा थी वो। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुसी ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब आज बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए आप। आपने बुलाया ही दिनों के बाद है, तो दिनों के बाद आ गए हम। नहीं चौधरी साहब, हमने तो आपको बड़ी ईद पे भी बुलाया था। वड्डी ईद खाले देनी सारी मैनू। अच्छा वड्डी चौधरी ईद वाले दिन घर में मेहमान बहुत आते हैं ना जी, अच्छा अच्छा तो इसलिए बड़ी ईद में फिर घर रहना जरूरी होता है। मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं आया जी। अच्छा। आप जब भी बुलाते हैं फौरन हाजिर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं चौधरी साहब, हम तो आपको कभी नहीं भूले। भूल गए हुए हैं आप क्या पूरा मीडिया भੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। अच्छा चौधरी साहब, आज आपको पता है तारीख क्या है? आज कितनी तारीख है? आप बताएं ना। आज मेरा ख्याल है 1 नवंबर है। चौधरी साहब आज 3 नवंबर है। आज दिन है, 3 नवंबर है। हाँ जी हाँ जी 3 नवंबर है आज। जी जी। ते आज कद नहीं बुला लिया सानू? चौधरी साहब 3 नवंबर 2007 कुछ याद आया? यार याद आंदा है ते असीं ते 3 नवंबर ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। हाँ जाहिर है कोई गलती बंदे से हो जाए तो माफी तो उसकी मांगे। जब इस मुल्क में मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। हाँ जी, उन्हें की थी तो उन भुगतन भी तो दे। अच्छा साहब, लेकिन आप उसके हमायती थे, उनके साथी थे? नहीं, हम तो जनाब अब भी अवाम के खादम हैं और उस वक्त भी अवाम के खादम थे। अच्छा। उस वक्त तो मुशर्रफ की इजाजत के बगैर पता नहीं था हिलता। देख लिया आज वो खुद बेचारा नहीं हिलता। लेकिन चौधरी साहब, आपने उसी मुशर्रफ को 100 बार वर्दी में सदर मुंतखब करवाने का ऐलान किया था, याद है आपको? हमने बिल्कुल नहीं ऐलान किया। आपने किया था? नहीं मैंने नहीं किया था। आपने किया था चौधरी साहब, परवेज अलाई साहब ने किया था। मैं परवेज साहब ने भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी गल हुई नहीं। चौधरी साहब नहीं 100 दफा किसी ने नहीं कहा उसको वर्दी में मुंतखब। 10 दफा की गल हुई है। 1-0 कोलो मुशर्रफ ने आपे ला लिया। मुशर्रफ ने खुद 1-0 कैसे लगा लिया? उन्हें ला लेंदा सी वो जी, काफी कुछ ला लेंदा सी, वो तो जुगत भी ला लेंदा सी। हाँ कोई बाजा बजांदा सी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। जैसा देख लें आज वो खुद दीवार से लगा हुआ है। जिन्हें खादियां गाजरां टेढ़ उन्होंने दे पीड़। जैसा, लेकिन गाजरें खाने वालों में तो आप भी थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने नहीं गाजरें खाई। मिक्स सब्जी पकी हुई थी, गाजरें हम बड़े करते रहे। अच्छा साहब, ये फरमाएं कि पाकिस्तान के वो सियासतदान जिनका नाम हमेशा सुलहजुई, फहम फरासत, मामला फहमी के हवाले से सर फहरिस्त होता है, तो आपका नाम उन सियासतदानों में शुमार होता है। तो अब पाकिस्तान जिन हालात में फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, इसमें आप पाकिस्तान के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात और मुख्तलिफ जो मामलात हैं, इसमें आप पाकिस्तान को क्या सजेस्ट करते हैं? देखें जुनैद साहब, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। जैसा इस सूरत हाल का कोई सदेबाब? ਇਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ? ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही। ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ सद्दे ਦਾ इंतजार करते हैं। इसका एक ही सद्देबाब है क्या? कि जब अमेरिका सद्दा दे उसको इनकार करो, उसके सामने खड़े हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन जैसा आप क्यों नहीं खड़े हुए थे अमेरिका के सामने? ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ। सामने आएगा तो खलो भी जाएंगे। असल में ये छोड़े इन मामला को, जो घर में मुल्क के अंदर जो स्यापा पिया है अवाम नो, उसके बारे में सोचें। महंगाई ने अवाम की जान निकाल दी है। इतनी महंगाई हो गई, अल्लाह माफ करे कि इन्होंने
عوام کو ہمارا دور یاد کرا دیا، ایک ہمارا دور یاد کرا دیا اور ایک عوام کو اس کی نانی یاد کرا دیا۔ چلو صاحب کوئی اچھا کام بھی تو کیا ہوگا نا اس حکومت نے؟ یہ جو میں نے بتایا یہ اچھا کام ہی ہے، نانی یاد کرانا، نانی نو یاد کرنا چاہیے، بزرگوں نے یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا اچھا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات سر پہ ہیں، کوئی خاص حکمت عملی؟ حکمت عملی انشاءاللہ ہم نے ساری اپنی بنا لی ہوئی ہے۔ اچھا جی اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ اچھا جی ہم نے یہ تو نون لیگ اور کاف لیگ جس طرح نام ملتے جلتے ہیں، اس طرح ہم نے سوچا کہ انتخابی نشان بھی ہم نے اب ملتا جلتا ہی لینا ہے۔ اچھا جی ہم نے چیتا اپلائی کیا ہے اس دفعہ۔ اچھا جی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ شیر کے مقابلے میں یہ بھی انتخابی نشان بڑا تگڑا ہے۔ اچھا تاکہ غلط فہمی میں کچھ ووٹ مل جائے۔ ایک گل واضح ضرور کرنی تھی، سیاست دیا جڑیاں اندرونی گلاں ہوندیاں باہر نہیں کڈی دیاں ہوندیاں، اور دعا کرو سانو چیتا مل جائے۔ چلو صاحب اگر چیتا مل گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر اساں کی کرنا جی، جو کرنا ہے چیتے نہیں کرنا۔ اچھا چیتا ایسے کو لین ڈے ساڈے کو کچھ ہون نہیں ڈے، جی انہیں بھی نہیں کچھ کرنا تو پھر چیتے کا فائدہ کی ہے؟ یہ چیتا آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ یہ جو چیتا ہوتا ہے یہ جنگل کا نائب وزیر اعظم ہوتا ہے، اور نائب وزیر اعظم کی سیٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔